साहिबा अपना एक्टिंग से ऑल्सो एक्टिंग से छोड़ के आप एंकरिंग में चली गई और उसके बाद 15 साल जिंदगी के आपने एंकरिंग में गुजार दिए। एक आधी दफा इत्तेफाक भी हुआ मेरा आपसे, आपके साथ एक प्रोजेक्ट हमने किया इकट्ठे और मैं ये सोच रहा था कि आप इसको जारी और सारी रखेंगी एक्टिंग को, बट यू डिडंट। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? पहले जो प्रोजेक्ट हिट हुआ तो उसके फौरन बाद शादी हो गई, तो शादी के बाद आपको मालूम है फिर आपको पहली तरजीह होती है अपने सेटलमेंट और उन तमाम चीज़ों में। तो जो ऑफर्स थी फौरी तौर पे एक मेगा प्रोजेक्ट के हिट होने के बाद वो मैंने नहीं अवेल की फॉर द सेक ऑफ कि मेरा घर जो है वो डिस्टर्ब ना। देन अगेन मैं पढ़ रही थी कराची में, मैंने बहुत काम किया, फिर मुझे ब्रेक्स लेने पड़े क्योंकि बच्चे, फिर बच्चों को लुक आफ्टर करना। सूट यही किया कि एक स्टेशन प्रोग्राम जिसमें कि उस शहर से बाहर ना जाना पड़े और कोई ऐसी आसानी पैदा हो जाए काम में कि सुबह 9 to 12 किया और उसके बाद यू आर होल डे विद द किड्स। हाँ, ख़वातीन को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, मगर औरतों को इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपने करियर्स में, भले वो जिंदगी के किसी करियर में हो। उन्हें बच्चों को और फैमिली को अपने करियर के साथ एडजस्ट करने में बाज़-औक़ात करियर की, बाज़-औक़ात फैमिली की, बहुत सारी चीज़ों में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं हकीकी जिंदगी में। हाँ, हकीकी जिंदगी में। हाँ। 15 साल एक अदारे को दे दिए, क्या वफा की उस अदारे ने आपके साथ? मुश्किल सवाल है जो इसका जवाब जो है वो देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आई थिंक दुनिया आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ यू आर डूइंग गुड तो दूसरा बंदा भी आपके साथ अच्छा करेगा, क्योंकि उसे अच्छा करना चाहिए। सो आप समझते हैं फराह साहिबा कि यहाँ ईमानदारी से किसी के साथ जुड़ने में कोई फायदा नहीं है? प्रोफेशनली मेरा नहीं ख्याल कि आपको ट्रस्ट सही लोगों पे करना चाहिए। तो आप समझते हैं कि 15 साल गलत लोगों पे ट्रस्ट किया आपने? मैं जितना आपने ये सफर नहीं किया कह सकती। नहीं आप क्यों अभी आप उसी में चैनल नहीं तो अगर आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले या आपकी मेहनत का पूरा पूरा मुआवजा ना मिले तो फिर उस मोहब्बत और उस प्यार और उस इज्जत को फूकना है। सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है, अभी जैसे बात कर रहे थे, अलमिया ये है बिकॉज आई एम सॉरी मैं कतलामी की माफी चाहता हूँ, ये सिर्फ आप सफरर नहीं है, हम में से इनके साथ भी हाथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ होगा डेफिनेटली, या हुआ है, उधर भी है उधर भी है, हम सब सफरर। दुरुस्त फरमा लीजिएगा, हुआ है नहीं हो रहा है और मुसलसल और लेकिन कसूर करने वाले के साथ साथ सहने वालों का भी है। हम सब अपनी अपनी अकेले अकेले जंग लड़ते हैं। आज जर्नलिस्ट का फोरम मौजूद है, एक्टर्स का, काम करने वाले लोगों की एक आवाज क्यों नहीं है कि जिनके राइट्स से, जिनके मामलात को लुक आफ्टर करने के लिए भी कोई लॉबी हो बन चुकी हुई है। और जैसे हमारी प्राइवेट जी हम लोग मेंबर हैं, बिल्कुल कुछ बहुत सारी चीजें, कुछ पता है वही वाली बात है, एक जिसको मिल रहा है और वो क्यों बोलेगा उसके लिए जिसको नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली हाँ, हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट को आज तक इंडस्ट्री नहीं माना गया। एंटरटेनमेंट को या इससे जुड़े हुए लोगों को आप समझते ही नहीं कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ मुआशरे में एक अच्छा लोगों का एंटरटेनमेंट या तफरीह फराहम करने में। आप उन्हें कदर की निगाह से ही नहीं देखते। आपको प्रिविलेजेस क्या दिए हैं? क्या आपको भी कोई मराहत टैक्स में हासिल है? क्या आपको भी कोई रियायत एयर टिकट्स पे मिलती है? क्या आपको भी किसी जगह पे सरकारी गाड़ी की कोई मराहत है? कुछ इस तरह की कंसेशंस हासिल है जो नहीं है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब हम अपने मुल्क के आर्टिस्ट को और इस इंडस्ट्री का मुकाबला करते हैं दुनिया के साथ। अच्छा सर, आप लोग इस बात को मानते हैं फराह जी, स्पेशली फॉर यू एक सवाल है मेरा सर, कि कुछ लोग जो हैं वो सच्चे लहजे में झूठी बातें करते हैं, खासतौर पे हमारी इंडस्ट्री में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया में। ये दुनिया दो रंगी, अंदरों वैरी बारों संगी, तो दुनिया के दो रूप तो है ना। आपने तो हमेशा इंटरव्यूज किए हैं आज कोई आपसे सवाल पूछना तो कैसा महसूस होता है? आज भी ऐसे ही लग रहा है यही इंटरव्यू कर रही हैं। और सर मैं ऐड करना चाहता हूँ एक बात, बड़ी बड़ी खवातीन की आप इंस्पिरेशन रही हैं। बिल्कुल, सल्यूट मैम, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने दरअसल बहुत जल्दी मॉर्निंग शो किया था, ये बात है 2000 की। उस वक्त अभी प्राइवेट मीडिया भी नहीं था, पीटीवी का बहुत बड़ा मॉर्निंग शो होता था, तो मैंने वहां से 20 साल पहले, जी 20 साल पहले, तो मैंने वहां उस जमाने में मॉर्निंग शोज थे। जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, और तारड़ साहब के जाने के बाद फिर जिन लोगों ने उसमें किया था उनमें मैं भी शामिल थी, क्योंकि मैंने भी बहुत अर्ली शुरू कर लिया था। तो इससे फिर बहुत सारे लोग जो सवाल, मॉर्निंग शो करना मुश्किल चीज नहीं है, और फिर वैरायटी भी उसमें लेके आनी,
बहुत मुश्किल, ये आसान है जो आप कर रहे हैं। लोगों को विआह भी कराने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वहीं से खराबी शुरू हुई शुरू थी हुई। मॉर्निंग शो की। जब शादियां जब गुड्डे में सुइयां गाड़ी जा रही थी एक चैनल पे, हाँ। दूसरे ने कहा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल यूं करके यूं कर दिया, निकालो। हाँ सिंध का जादूगर कैसा होता है, पंजाब का हाँ। जादूगर कैसा होता है, सरहद का जादूगर, वो जादूगर आ गए। तो ये मॉर्निंग शो हो गए, वो बातें पीछे रह गईं। ये मॉर्निंग शो बने थे उन खवातीन के लिए जो घरों में होती थी, मर्द कामों पे चले जाते थे, ये एंटरटेनमेंट उनकी थी और कुछ सीखे उससे। जहां से ये चले थे। हमारे यहाँ तो आधा तीतर आधा बटेर। अच्छा, वैसे ये भी अशरफ साहब, ये भी जब मॉर्निंग शो हम लोग करते थे वो इंक्लूसिव होता था। हाँ उसमें हम तखसीस नहीं करते थे कि इसको सिर्फ औरत देखेगी, मर्द जो है वो इस वक्त टीवी बंद करके निकल जाए, तो वो मॉर्निंग शो होता था। ये जब से हमने तखसीस करना शुरू की ना कि ये खवातीन, और खवातीन में भी ये 27 साल से कम उम्र की खातून, वो भी एक ऐसी खातून जो कि घर में बैठी हुई है और जिसका जिंदगी में कोई और एम एम्बिशन नहीं है सिवाय हसरतों के एंड इन चीज़ों के। ये जो मार्केटियर ने जब हमें नैरो डाउन किया और बजाय इंटेलेक्चुअल के गाइड करने के कि मुआशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, मार्केटियर ने बताया कि ये बिकेगा, तो बिकता तो फिर बहुत यानी सारा कि कुछ। वो फिर मॉर्निंग शोज में आप एजुकेट नहीं कर रहे किसी को। नहीं, आप पूरी इंडस्ट्री में किसी चीज जगह पे जबकि educate नहीं मॉर्निंग कर रहे। शो में आप एजुकेट कर सकते थे लोगों को। स्क्रिप्ट की कमी रही। अब क्या प्रोग्राम है आज शाम खाने का? इस प्रोग्राम के बाद चले हम अच्छा, पर साहब क्या प्रोग्राम है आगे, क्या सोचा है जिंदगी के हवाले से? मॉर्निंग शो दोबारा किसी के साथ कंटिन्यू करना है या एक्टिंग में एक दफा फिर ट्राई जरूर मारनी? जरूर माननी होगी, क्योंकि अब तो मेरा माशाल्लाह ख्याल बच्चे है- बड़े हो गए हैं जी, और इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं जी, वक्त के साथ साथ। जी, तो क्या सोचा है? एग्जैक्टली लिबरेट हो गई हूँ मैं उन पाबंदियों से जो मेरी जिम्मेदारियां थी। तो मैं डेफिनेटली सोच रही हूँ एक्टिंग के लिए मॉर्निंग शो का वही जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं मिजाज का, अगर कोई चीज मिलेगी तो वो किसी भी चैनल पे हो, किसी भी जगह पर हो, मैं वो डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं वो काम करूं जिसमें मेरा कंफर्ट लेवल हो। एक साहब थे जो आपकी आवाज बना के सेलिब्रिटीज को फोन किया करते थे, जी, अभी भी है। अभी भी हैं साहब कैसे पकड़ा उन्हें आपने? मुझे एक दिन कॉल आई, मैं नाम नहीं लूंगी, एक पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी, और मैं किचन में खाना बना रही थी और उसने मुझे कहा कि फरा खैरियत से हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, शो के हवाले से मुलाकात तो अक्सर रहती थी। तो तुम्हारा नंबर क्यों बंद है? मैंने कहा मेरा नंबर तो ऑन है ना, तो बात तो हो रही है। तो उसने कहा नहीं नहीं, जिस नंबर पे हमारी बात होती है। हुई मैंने कहा वो कौन सा नंबर है? कहा नहीं, कोई पास खड़ा है। मैंने कहा कोई भी नहीं है। देन आई रियलाइज कि मामला उससे बहुत बड़ा है जो मैं सोच रही हूँ। और फिर उसको मैंने रिपोर्ट किया तो वो पकड़ा गया वो, और उसके बाद जब उसको 14 साल सजा और जुर्माना। क्या वो आपकी आवाज बना के पैसे बटोरते जी रहे? जी, वो लोगों के साथ। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी हुई नुमान साहब, और मुझे एक बंदा आता भागा भागा मेरा पीएन कि आपके लिए ना आईपैड ये आया है। अच्छा, उस जमाने में मैंने अपनी स्टाफ से बात करी थी कि मैंने अपना ये जो है ना लैपटॉप चेंज करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो नया एयर आया ना वो लिया जाए, और उन्होंने कहा कि आपका वो आ गया है। तो मैं सोचूं कि कहाँ से आ गया और किसने मुझे दिया है। एंड आई आस्क्ड देम कि एक मिनट उनसे कहो कि रुके तो मैं आती हूँ। किसने कहा? उन्होंने कहा फरा से हमारी बात हुई है। मैंने कहा मुझसे तो किसी की बात नहीं हुई। जब तक हम वहां पहुंचे तो वो साहब समेत लैपटॉप के जा चुके थे। तो बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनका हमें पता नहीं है, मगर उसके वालिदैन ने पाँव पड़ के माफी मांगी कोर्ट में, और मैंने उसे माफ किया, और उसके बाद उसने दोबारा यही सारा काम शुरू कर दिया, और आज तक ये सिलसिला जो है जारी सारी है।